बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पे अमल दरामद का मामला है। रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि सही मंसूर अली शाह जो है वो एक गर्दान जो है वो बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, मतलब है कि अमल दरामद करें, अमल दरामद होना चाहिए। अब बात ये है कि सही मंसूर अली शाह साहब माजरत के साथ अमल दरामद हो जाता, वो पहले आप तफसीली फैसला तो लिख लें। दूसरा, अगर आपको अमल दरामद की इतनी जल्दी थी या जल्दी है तो मुझे ये सर, मैं ये पूछने में आग पे हक बजाने, वो अवाम हमसे सवाल करती है, अवाम पूछना चाहती है। बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आपके फैसले पे जुज़वी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन की थी ना, 39 वाली, 41 वाली वो नहीं की। 41 के लिए तो इलेक्शन कमीशन आपके पास आ गया था ना। वो एक उसने ख़त लिखा था, एक दरख्वास्त दी थी रजिस्ट्रार ऑफिस को कि भाई ये इन 41 मेंबरान का क्या करना है, किस कायदे कानून के तहत जो है हम इसको वो जो है PTI में शामिल करें, क्योंकि उन्होंने जो बयान हल्फी जमा कराया, जो सर्टिफिकेट जमा कराया, उस पर तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के दस्तखत ही नहीं थे, क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। बैरिस्टर गौर नामजद है, वो कहता है मैं नहीं हूँ, ठीक है। जब उससे इलेक्शन कमीशन ने पूछा इमरान खान, वो भी नहीं है, तो भाई कौन है? सही, फिर आप खुद दस्तखत कर देते कि मैं कायम मकाम, कुछ भी कह देते कि या 8 जजेस जो हैं ये जो है वो तहरीक इंसाफ की वो जो चेयरमैन है तो उसके गवर्निंग बॉडी के मेंबर, वट कुछ भी आप करके तो आप इलेक्शन कमीशन को कह देते कि हम कह रहे हैं, हमने आर्डर दे दिया तो अब हमारे दस्तखत है, तो आप जी इस पर इम्प्लीमेंट करें। फिर हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन कैसे इम्प्लीमेंट नहीं करता। चैम्बर में दरख्वास्त आपके पड़ी रही और आप जो है वो उस पे अगर अमल दरामद करने में इतना संजीदा होते तो इलेक्शन कमीशन का को वो जो अभाम था वो अभाम आप क्लियर कर देते। वो तो अभाम आपने क्लियर नहीं किया और पूरा जो टाइम लाइन, जो डेड लाइन थी आपके फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन की, वो गुजर गई। और अब जो है वो एवं खामखा जो है वो एक तसर दिया जा रहा है। अब तसर मैं ये नहीं कह रहा कि सही आपकी जानिब से दिया जा रहा है, आपने जो 2 फैसले या 3 फैसलों में जो तसर दिया वो तो हकीकी, वो तो हम भी चाहते हैं उनके इम्प्लीमेंट हो। नेशनल बैंक के मुलाजमीन का मामला है, ठीक है, उसमें आपने कहा फोकल पर्सन बना के उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, हम भी आपके साथ हैं और पूरी अवाम, पूरी कौम, क्योंकि वो फैसले आए नहीं है, सब चाहते हैं उस पर इम्प्लीमेंट हो। अकलियतों के हकूक़ से मुतल्लिक जो कल आपने तकरीब में बात की, उस पर भी हम सब राज़ी हैं कि भाई उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बाकी ये जो तसर उसका आपके वो जो आजकल हम नवा हो गया ना, अफसोस तो ये है कि सही जब से आप मतलब है कि जुडिशल कू इमरान प्रोजेक्ट ने किया और उसका कमान आपको दे दी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता अतर मिनल्ला साहब इतने ही आपके ऊपर असरअंदाज हो चुके हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं कि अतर मिनल्ला फ़ैन क्लब और तहरीक इंसाफ आके जो डिजिटल दहशतगर्द हैं वो सब एक पेज पे आए हुए हैं, ठीक है, और वो परसेप्शन मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और आप उन्हीं की परसेप्शन से मुतासर होके जो है आपने जो है ये फ़ैसला तहरीर करा दिया, ये फ़ैसला भी इसका साथ दिया फ़ैसला लिखने में। वजह क्या थी कि कहीं जुडिशल पैकेज ना आ जाए, 2/3 ना हो जाए और काजी फैज़ ईसा 3 साल के लिए मुस्तकबिल का चीफ जस्टिस ना बन जाए और फिर हमें जो है वो मेरी जो अभी जो मैंने चीफ जस्टिस बनना है तो मैं डिले ना हो जाऊँ। यही एक हमें रीज़न समझ आती है बहरहाल। लेकिन दूसरी रीज़न फिर हमें समझ आ गई, दूसरी रीज़न भी समझ आ गई सर। वो दूसरी रीज़न ये थी कि आप जब अपनी जवानी में थे, लाहौर में जब प्रैक्टिस किया करते थे, ज़मान पार के आप बाकायदा रेगुलर विजिटर थे। ये तो अब हम पे मुनकशिफ हुआ कि भाई चंदा चोरी केस में शौकत खानम वाला जो चंदा चोरी वाला मामला था, मशहूर है, आज भी इमरान खान को चंदा चोर कहा जाता है। उस चंदा चोरी में आप ही उसके तो मुवक्किल थे और उसके फैमिली के वकील रहे हैं 90 की दहाई में। ये तो अब हमें मुनकशिफ हुआ। तो फिर इंसाफ का तकाजा तो ये था कि आप उस बेंच में भी ना बैठते कि नहीं जी वो मेरा पुराना, मैं उसका वकील रहा हूँ, वो मेरा मुवक्किल है। तो इंसाफ का तकाजा है कि मैं, मुनसफी का तकाजा है, मेरी इस कुर्सी का तकाजा है, मेरे ज़ाब्ता अखलाक का तकाजा है कि मैं ये केस ना सुनूँ। लेकिन आपने कहा कि नहीं, सुनूंगा भी सही और कंप्लीट जस्टिस भी करूँगा। आपने अपने पुराने चंदा चोर मुवक्किल के 2 केसेस में कंप्लीट जस्टिस किया और दोनों में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर चले गए।
یہ میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کے 2 ججز نے تو آپ کے بارے میں یہ 8 والا فیصلہ ہے اس کے بارے میں تو یہی کہا. باقی جو سیفر والے میں معاملے کی بات کروں اس میں بھی وہ اپیل کا میٹر تھا، اس میں کیس کے میرٹ ڈسکس نہیں ہو رہے تھے، تو پورا آپ نے وہ سیفر والا ایشو جو ہے اس کو ادھیڑ بدھیڑ کے تو پھینک دیا. اب ہمیں بھی سمجھ آ رہا ہے. آج ویسے کل ہم نے جب دیکھا نا آپ امریکن پولیٹیکل سیکرٹری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو پوری کہانی ہمیں بھی سمجھ آ گئی بھئی یہ سموک سکرین پہ کہانی کیا ہے اور چیزیں چل کیا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا جس کو یہ چیزیں صحیح سمجھ نہ آئی ہوں گی، نہیں آ رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ فیصلے پہ آپ کو عمل درآمد کا اتنا جلدی ہے نا، سوری ٹو سے آپ جتنی انرجی اپنی صرف کر رہے ہیں فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے اتنی آپ انرجی تفصیلی فیصلہ لکھنے پہ صرف کر دیتے، 15 دن میں دے دیتے. وہ تو آپ سے دیا نہیں گیا. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز چھٹیوں پہ ججز آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں 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 فلاں، اور پھر جا کے آپ فیصلہ دیں گے. جب تک فیصلہ آپ نہیں دیتے نا، کیونکہ قوم آپ کے فیصلے کو دیکھنا چاہتی ہے، تفصیلی فیصلے کو دیکھنا چاہتی ہے. قوم کے سامنے 2 سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین خان، انہوں نے تو پورا کٹا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے کہ کس طریقے سے عمران پروجیکٹ کی سہولت کاری کی گئی، کس طریقے سے ماورائے آئین مطلب ایک شہکار تخلیق کیا گیا. چندہ چور کی محبت میں اشفتہ سروں نے جو ہے وہ ایک تاج محل تعمیر کر دیا. یہی ہوتا ہے نا، یہ جو تاج محل تعمیر ہوا نا، ہم تو اس کو تاج محل کہیں گے نا. ایک شہکار تخلیق ہے نا، آئین سے ہٹ کے تخلیق ہے. تو بھئی آپ اب ہم عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے. معزز جج نے کہہ دیا کہ آئین کے آرٹیکل 51، آرٹیکل 106، آرٹیکل 63 اور آرٹیکل 175، آرٹیکل 185، ان تمام آرٹیکلز کو معطل کیا گیا. یعنی آئین شکنی کی گئی، آئین کو معطل کر کے ایک خود ساختہ ریلیف تخلیق کرنے کی کوشش کی گئی. ایک نیا آئین کوئی بنایا گیا. اب وہ نیا آئین کہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے یہ تو آپ نے تفصیلی فیصلے میں دینا ہے نا. یہی تو ہم آپ کے اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ، کیونکہ لینڈ آف لا کے مطابق تو آپ کا فیصلہ نہیں ہے ان 2 ججز کی رائے میں. جب لینڈ آف لا کے مطابق فیصلہ نہیں ہے تو پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے اس فیصلے میں آپ اپنے اس شہکار کو جو آپ نے تخلیق کیا، اور بقول چیئرمین پیپلز پارٹی کے کہ آپ نے ٹافیاں طریقے انصاف کو دے دی. ٹھیک ہے سب تو بہرحال مخصوص نشستیں تھیں، جیسا کوئی ٹافیاں تو نہیں تھی جیسے آپ نے ان میں بانٹی ہیں. تو بہرحال اچھا، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے، کیونکہ آج کل وہی امریکن پولیٹیکل سیکرٹری سے آپ کی بڑی بھائی آپ تقریب چھوڑ کے مہمان خصوصی وہ چھوڑ کے تو ان کے ساتھ گپیں ہانک رہے ہوتے ہیں سر، اور پھر سائڈ پہ جا کے چائے بھی پیتے ہیں اور سارا کچھ یہ عوام کے سامنے. اور یہی دیکھیں یہ عمران پروجیکٹ اور یہ پھر عمران یہ جو پولیٹیکل سیکرٹری، کیونکہ ہمارے سامنے تو وہ زائونسٹ رجیم جو غزہ میں بمباری کر رہی ہے اس کے جو سب سے بڑے کرتا دھرتا امریکن کانگریس کے اندر جو وہ سینیٹر ہیں جو ایک دن پہلے غزہ کے اوپر بمباریوں سے متعلق اسرائیل کو شاباشی دیتے ہیں، اس کی کمر تھپکاتے ہیں کہ جینوسائیڈ جو ہے وہ بہترین ہے، سب کو کیری آن ہونا چاہیے. دوسری سائڈ پہ وہ دوسرے دن یہ بیان داغتے ہیں کہ ہمارا عمران خان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی ہے، اور اس کی باز پرس کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی لک آفٹر کے لیے وہ کانگریس سے مطالبہ کرتے ہیں، امریکن حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست ہے متحدہ امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے پاکستان میں اس کو متحرک کیا جائے. پھر وہ ایسے متحرک ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے خوش گپیاں ہانک رہے ہیں. یہ تو چیزیں اب سمجھ آ رہی ہیں سر، عوام تو سمجھ لیتی ہے نا صحیح. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ٹائپ کی جو کل فنکشن تھا یہ بعض اوقات ایسی ارینجمنٹس جو، کیونکہ اگر آپ امریکن ایمبیسی جاتے تو پتہ چل جاتا کہ صحیح منصور علی شاہ امریکن ایمبیسی گئے، کہ وہ آپ کے دفتر میں آ کے ملتے تو پتہ چل جاتا. تو لوگ تو اب یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا سر، بادی النظر میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میری مجال نہیں ہے صحیح، آپ مرشد ہیں ہمارے، لیکن لوگ صحیح یہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کی رائے یہی ہے کہ بھئی یہ چیزیں کچھ اس طریقے سے چلتی ہیں اور ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال ہم تو اس پہ زیادہ نہیں جانتے، لیکن جو کچھ وہ گئے نا زبان خلق و نکارہ خدا سمجھو، تو وہ پھر آپ کا اپنا کنڈکٹ بھی تو ثابت کر رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ وویلا کر رہے ہیں کہ جی عمل درآمد ہونا چاہیے. وہ چیز جایا کہ عمل درآمد ہو، پہلے آپ اپنا کام تو کر لو.
सर मेहरबानी करे अपना काम तो करें, तफसीली जजमेंट तो दे, हम भी तो देखें ना। आपने जो शिकार तख्लीक किया ये आइन के कौन से आर्टिकल के तहत अपने आप को जस्टिफाई करते हैं? असल इम्तिहान तो आपका इंतजामिया का नहीं। और दूसरी भी बात, सिंपल सी बात है, हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप अभी भी आप होश के नाखून लें सर। ये अत्तर मिनल्ला और इन छापे और परसेप्शन पे ना जाए, आइन की कमांड पे जाएं, अपने ज़ाब्ते अखलाक की कमांड पे जाएं। और आपकी सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स आपको बाउंड करती हैं, खासकर NRO केस के अंदर जो एक जजमेंट है वो आपको पांच जजेस की जजमेंट है, वो आपको जो है 1962 की जो जजमेंट है, तो PLD 1962, मुझे अब सफ़ा तो मैं सर भूल गया, तो उसमें क्लियर कट किया वो कहा गया है कि जब कोई फैसला गलत हो जाए तो फिर जब नज़रसानी का मामला आपके सामने आए तो उस जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो उस गलत फैसले को करेक्ट करे। अगर वो नहीं करता तो अपने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करेगा, क्योंकि उसने आइन से की हिफाजत का हलफ लिया हुआ है। तो इस वजह से ठीक है, आपसे मुख्तसर फैसले में जो हो गया, जो आप जज्बातपन में थे, जो आप उस वक्त जो है वो एक 2/3 हुकूमत को नहीं देना चाहते थे, आपके डर, आपके माइंड में खदशा था, एक खौफ था कि कहीं काजी फैज़ ईसा को एक्सटेंशन ना मिल जाए, कहीं जुडिशल पैकेज ना आ जाए। अब तो वो चीज़ें नहीं रही, तो खुदारा अब अपने फैसले को दुरुस्त करें, कफ़ारा अदा करें। शाह जी, कफ़ारा बनता है हकीकत में जो आपका पूरा हमने प्रिंसिपल स्टैंड देखा है ना, असूलों के ऊपर आप समझौता नहीं करते, और जो चीज़ें थी पार्लिमान की सुपरमेसी पे आप यकीन रखने वाले, और एकदम आपको क्या हो गया, फिर तो मैं हक बजाने दूँ। वो सही कहते हैं कि जब कोई शख्स यूथिया हो जाता है तो वो अक्ल, फ़हम, अदराक, वजदान से हाथ धो बैठता है। फिर मैं यही समझूं कि आप अपने हलफ से भी हाथ धो बैठे, अपने आइन से भी हाथ धो बैठे, और अक्ल फ़हम अजराक भी आपकी चली गई कि आप मावराए आइन एक तखय्युलाती आप कंप्लीट जस्टिस का एक जहन जो आपका बन गया तो उसको आप कर रहे हैं। अब आइन तो पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर क्या आप तो आपने अमेरिका से आइन मुस्तार लिया या फिर गोल्ड स्मिथ की कोई कारीगरी है? फिर तो हम यही समझेंगे ना सर। तो इसी वजह से ये जो रेट लगाई हुई है ना कि अमल दरामद, वैसे भी आपका फैसला गैर मुअस्सर हो चुका है सर। अमल दरामद नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। और अमल दरामद, अगर आपको इतनी अमल दरामद में दिलचस्पी थी तो जब तेरी अपना इलेक्शन कमीशन ने आपके से इन चैम्बर रजू किया था तो आप उस टाइम वो 41 वाला अभाम दूर करके अमल दरामद करा लेते। 39 पे उसने कर लिया, 41 वाले भी कर लेते तो अमल दरामद हो चुका होता। और आज आप ये ना कह रहे होते कि अमल दरामद करो। और दूसरा, अब पार्लिमान आपके सामने आ गई है, अमल दरामद के लिए आप इंतजामिया को तो मजबूर कर सकते हो क्योंकि वो इस दर इख्तियार में आती है, लेकिन पार्लिमान सुप्रीम है, वो आपके दर इख्तियार में नहीं आती। क्या अब आप स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तो इन्हें अदालत चलाएंगे? फिर हालात तो कुछ ऐसे ही बन रहे हैं ना। अब देखते हैं, चीज़ें अभी लगी हुई हैं, लेकिन शाह जी मेहरबानी करें, आप अमल दरामद और ये यूथिया पे परसेप्शन को छोड़ें, फैसला तहरीर करें, बताएं तो सही अवाम को कि आपने किस मुल्क के उस कानून से मुतासर हो के, आइन से मुतासर हो के ये फैसला दिया। पाकिस्तान का आइन तो बकौल जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान के सपोर्ट नहीं करता। बहरहाल देखते हैं। और ये जो नादान दोस्त हैं ये आपको मरवाएंगे। वो कल भी आपको उस प्रोग्राम में कयूम सिद्दीकी ने आपको आके रेस्क्यू की है कि सब जुडिस मैटर पे आप गुफ्तगू करने चले थे, और वो गुफ्तगू नहीं होती, क्योंकि जर्नलिस्टिक एथिक्स भी हमें ये नहीं कहते कि हम ऐसे मामलात पे सवालात पूछे, वरना आप खुद ही कहते हैं कि यार ये मामला ज़ेर समात है, मैं इस पर कमेंट नहीं हो सकते।